Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पेज 1। दोनों के बीच अलगाव की दीवारें टूट चुकी थी। अब वो एक दूसरे से यूं घुल मिल गए थे जैसे एक दूसरे के बहुत निकट या गए हों। दोनों की सांसें आपस में मिलकर एक मोहक समा कर रही थी। राकेश ने दोनों मोमबत्तियां जला दी। अर्चना अभी तक ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। राकेश के स्पर्श ने उसकी धमनियों में जो अनुभूति जगा दी थी वो उसी का रसपान कर रही थी। अब भी उसका हृदय गदगद हो रहा था और आंखें जैसे सुरूर में बंद हो रही हों। खिड़की में से आती हुई गिटार की ध्वनि वातावरण में उन्माद सा भर रही थी। अर्चना, कितना मधुर है ये संगीत, कितना प्यारा। राकेश ने मौन को तोड़ा। हाँ, ये हमारी मालकिन है, पुरानी यादों में खोई हुई हैं। सुना है इनके पति संगीत के बड़े प्रेमी थे। जब भी इन्हें अपने पति की याद सताती है तो ये हाथों में गिटार लिए झील में दूर निकल जाती हैं। उनकी उंगलियों में गिटार की तारें व्याकुल हो उठती हैं और एक ऐसी लय उभरती है जिसमें नारी के हृदय की समस्त व्यथा उसके अंतर की अतृप्त प्यास संकृत होती है। अधूरी सांसें सिसकती हैं, असफल चाहते भटकती हैं। ये गीत नहीं, संगीत नहीं, लहरों पर मचलते हुए, हवाओं में उड़ते हुए और वातावरण में गूंजते हुए हृदय के टुकड़े हैं। हाँ अर्चना, प्रेम है ये, सच्चा प्रेम। हाँ प्रेम, अर्चना ने भावुकता में बहते हुए बहुत धीरे से कहा। ध्वनि उसके मन की थाह से निकली थी। राकेश ने बढ़कर अर्चना को बाहों में भर लिया और बोला, मेरे मन की पुकार है, एक एक कामना है। क्या? मैंने बहुत यत्न किया कि अकेले ही कश्मीर के सौंदर्य का आनंद लूं, पर असफल रहा। सौंदर्य की नवीनता और उसके निखार का आनंद लेने के लिए किसी साथी का होना आवश्यक है। तो कोई साथी खोज लीजिए। खोज लिया है? कौन? अर्चना ने घबराते हुए मन को संभालने का यत्न किया। तुम? नहीं राकेश। और वह बहकी दृष्टि से उसे देखने लगी। मैं इन सुंदर घाटी के ताजा और अछूते सौंदर्य को मन के आंचल में समेट लेना चाहता हूँ। यही है मेरी कामना, यही है वो मन की पुकार। मिलजुल कर यही रे मोती, ये फूल बीन ले, क्या तुम मेरा साथ न दोगी? नहीं राकेश, मैं तुम्हारी यह कामना पूर्ण न कर सकेंगी। अर्चना रुक रुक कर बोली, मैं होटल में साधारण सी नौकरी करती हूँ और तुम राजकुमार हो शायद दूसरे। मेरी मालकिन भी इसकी आज्ञा नहीं देंगी, वह इसे कभी सहन न कर पाएंगी। हमारा अधिक मेल जोल और मैं स्वयं भी उनके विश्वास को धोखा देना नहीं चाहती। तो फिर उस विश्वास का क्या होगा जो तुम्हारे प्रति मेरे मन में उत्पन्न है, और उस विश्वास का जिसका अंकुर मेरे प्रति तुम्हारे मन में फूटा है, वो विश्वास जो स्वयं तुम्हें मेरे निकट रहने पर विवश करेगा। अचानक बिजली आ गई और कमरे में तीव्र प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश ने जैसे उन्हें डरा दिया हो। वे एकाएक अलग हो गए और अपरिचित सी दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उनके मन का छिपा चोर उजाला। पेज 2 होते ही सामने आ गया है। अर्चना के मुख पर लाज और राकेश के मुख पर झेप की लालिमा छा गई। तो तुम मेरे साथ चलोगी ना अर्चना? राकेश ने बड़े विनीत स्वर में पूछा। अर्चना ने कोई उत्तर न दिया। वो मौन सी द्वार की ओर बढ़ी और बाहर चली गई। राकेश उसे जाते हुए देखना रहा। कुछ क्षण वह वहीं खड़ा विचारों में खोया रहा और फिर खिड़की के पास आकर बाहर दूर तक फैली झील में देखने लगा। अब गिटार पर उभरते गीत की धुन बहुत मधिम हो गई थी। कमलाजी शायद नाव में बहुत दूर निकल गई थी। राकेश ने सिगरेट सुलगाया और हल्के हल्के कश लेने लगा। वह स्वयं विचारों की झील में कल्पना की तरंगों पर हिलोरे लेने लगा। आशा और निराशा में हिचकोले खाने लगा। लोन के नीचे डल के मौन जल में न जाने प्यार भर कितने विकल गीतों ने समाधि ले ली होगी, किंतु तल पर वही शांति थी। नन्ही नन्ही लहरें हवा से खेल रही थी। कश्मीर की घाटी वास्तव में प्रकृति की अप्सरा है। हर ओर ताजगी, निखार, नवरंग फूलों से हरी चादर पर की शाल उड़े जैसे धरती की बालिका सो रही हो। सर्वत्र भीनी भीनी सुगंध, पर्वतीय शैलमालाओं पर धूप में चमकती हुई बर्फ, पिघली हुई चांदी से झरने, बल खाती सुंदर नदियां। जिस दृश्य पर आंख उठ जाए बस वहीं खोकर रह जाए। ये घाटी सदा तरुण है। पहलगाम इस घाटी की गोद में स्वर्ग का एक विशेष और अनुपम टुकड़ा है। पर्वतों के आंचल में यहाँ कई छोटी नदियों का संगम है। जैसे घर घर से अल्हड़ बालिकाएं एक आंगन में खेलने चली आई हों। नए प्रेमियों के लिए पहलगाम से सुंदर और कौन सा स्थान हो सकता है? अर्चना और राकेश नदी के बर्फीले जल में तैरते तैरते थक गए। अर्चना जलपरी के समान पानी में से निकली और भागती हुई खेमे के पास बिछी फूलदार चादर पर रबड़ के तकिए पर सिर रखकर लेट गई। पानी से निकला फूल सा गदराया हुआ गोरा तन, काला बेदिंग सूट और लाल नीली बड़ी पैरंबाला से छनकर आती हुई किरणें रंगों के मिश्रण से सौंदर्य का समासा बंध गया। अर्चना ने तकिए से सिर उठाया, रबड़ की टोपी उतारी और बाल बिखराकर बालों की सेज पर औंधी लेट गई। थोड़ी ही अंतर पर छोटे से कालीन पर राकेश भी आकर लेट गया। कुछ देर वह आकाश की ओर देखता रहा और फिर उसने पास ही रखी एक पत्रिका उठा ली। कंखियों से वह अर्चना को देखे जा रहा था। केशों से लेकर पैरों की एड़ियों तक उसका समूचा शरीर राकेश की दृष्टि के दायरे में था। ये दायरा छोटा होता हुआ अर्चना की पीठ पर रुक गया। एक रूपवती युवती की नंगी पीठ, उस पर लाल पैरंबाला की छाया, जैसे गुलाब ने मानव शरीर धारण कर लिया हो। उसकी दृष्टि का दायरा अर्चना के कंधों पर घूमा, बाहों के पास यौन की गोलाइयों पर टिका और न जाने कहां कहां घूम। राकेश की दृष्टि चकरा गई। कई दायरे से उसके मस्तिष्क में घूमने लगे और वह जल्दी से पत्रिका के पन्ने पलटने लगा। अर्चना तकिए के पास छोटा सा ट्रांजिस्टर रख कोई फिल्मी गीत सुन रही थी। वह स्वयं भी गीत के बोल लय से मिलाती हुई धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। गीत पेज 3 समाप्त हो गया। अर्चना ने ट्रांजिस्टर बंद करके राकेश की ओर मुड़ते हुए पूछा, शायद तुम्हें संगीत से कोई लगाव नहीं? क्यों नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम पर इस मधुर गीत का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। हूँ। राकेश ने पत्रिका एक ओर रखते हुए उधर देखा। वास्तव में वह अर्चना की मांसल देह की गहराइयों और उठानों में गुम होकर रह गया था। अर्चना ने उसकी नकल उतारते हुए चिढ़ाकर कहा, तुमसे संगीत की बात करना तो भैंस क्या बीन बजान है। संगीत तो पेड़ पौधे और पत्थर को भी प्रभावित कर देता है। तुम्हारे पहलू में शायद हृदय नहीं। तुम तो पत्थर से भी गए गुजरे हो। इकबाल ने भर्तरी के विचार को उर्दू शेर में कहा है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नम नाजुक बेअसर। ये सत्य ही है। अर्चना ये कहकर हंसने लगी। अब वे एक दूसरे से बहुत खुल गए थे। राकेश ने भी हंसते हुए कहा, एक शेर मुझसे भी फिराक का सुनो। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखे कि तुमसे बात करें।
वाह, अर्चना के मुंह से निकला। किंतु यदि मैं इस समय इस शेर को कहूँ तो तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखे कि फिल्मी गीत सुने। फिल्मी गीत सुनो, अर्चना हंसते हुए बोली। राकेश झटकालीन से उठा, उसने अर्चना को बाहों में उठाया और नदी की ओर दौड़ने लगा। अर्चना के कंधों पर बिखरे हुए बाल उड़कर राकेश की आंखों के आगे आ रहे थे, किंतु राकेश ने इसकी तनिक चिंता न की और उसे उठाकर नदी में उछाल दिया, जहां जल कुछ गहरा था। क्षण भर के लिए अर्चना पानी में खो गई, किंतु दूसरे ही क्षण वह पानी के तल पर वक्ष के बल ऐसे तैर रही थी जैसे सचमुच वह कोई जल परी हो। राकेश तैरते हुए तेजी से उसके पास जा पहुंचा और उसके सिर को हाथ का दबाव देकर उसे पानी में गोता देने का यत्न करने लगा। अर्चना फुर्ती से दोबारा पानी में छिप गई और मुड़कर पानी के भीतर ही किनारे की ओर जाने लगी। थोड़ी देर बाद वह उभरी और राकेश को देखकर हाथ हिलाने लगी। राकेश तैरता हुआ उसकी ओर भागा, किंतु वह उससे ही पहले किनारे पर पहुंचकर गिलहरी की भांति चिनार के एक पेड़ पर चढ़ गई और एक डाल पर बैठकर टांगे हिलाने लगी। राकेश को पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास नहीं था, किंतु दो एक बार फिसलकर बड़ी कठिनाई और बड़े विचित्र ढंग से वह भी उस डाल तक जा पहुंचा। तुमने डार्विन की इस थ्योरी को की इंसान बंदर की संतान है, झूठ सिद्ध कर दिया है। अर्चना ने हंसते हुए उससे कहा, पेड़ पर चढ़ने में इतनी देर? तुम तो अपने पूर्वजों के नाम पर बट्टा लगा रहे हो, और मैं तो उनका नाम ऊंचा कर रही हूँ। ये कहकर अर्चना डाल से नीचे कूद गई और दौड़ती हुई नदी के किनारे पहुंच गई। किनारे पर खड़े होकर उसने दोनों बाहें आगे की ओर फैलाई और नदी में छलांग लगा दी। इससे पूर्व की राकेश भी नदी में कूदता वह बहुत आगे निकलकर उस किनारे की ओर बढ़ रही थी जहां उनका पेज 4 खेमा लगा था। ये राकेश के पुरुषत्व को खुली चुनौती थी। वह बिजली की तेजी से लपका और अर्चना के किनारे पर पांव रखते ही उसने उसे पकड़ लिया। अर्चना की पीठ में हाथ डालकर उसे दोनों बाहों में उठाकर राकेश उसे खेमे में ले आया। बर्फीले पानी में भीगे हुए दो तरुण शरीरों में एक दूसरे के स्पर्श से एक विचित्र गर्माहट उत्पन्न हुई। उनकी भावनाओं में एक हलचल मच गई। खेमे में पहुंचते ही अर्चना कसमसाकर अलग हो गई और तुरंत अपने शरीर को फूलदार गाउन में छिपाते हुए बोली, ओ मुझे तो भूख लगी है, तुम्हारा क्या विचार है? जो तुम्हारा, तो मैं अभी प्रबंध करती हूँ। अर्चना खेमे के भीतरी भाग से झट स्टोव, मछली का बंद टीन, मक्खन का डिब्बा और सॉसेज बाहर उठा लाई। उसने स्टोव जलाकर फ्राई पैन में मक्खन लगा डाला और मछली पकने को छोड़ दी। भूनती हुई मछली की सौंधी गंध वातावरण में फैल गई। राकेश कुछ देर उसे मछली भूनते देखता रहा और खेमे के भीतर जाकर वायलिन का केस उठा लाया और उसे यूं खोलने लगा जैसे किसी नारी के कपड़ों के बटन खोल रहा है। वायलिन? अर्चना ने मुस्कुराकर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। तुमने ताना दिया था ना कि मुझमें भावना नहीं, मैं पत्थर से भी गया गुजरा हूँ इसलिए कि मुझ पर संगीत का भी प्रभाव नहीं। ओह, तो तुम ये प्रमाण दोगे कि तुम एक संगीत प्रेमी हो? केवल प्रेमी ही नहीं, संगीत दीवाना। कहो। अच्छा जी, जानती हो, यदि प्रेम जीवन है तो संगीत उसकी आत्मा, रस है। किंतु कभी कभी यह रस जीवन में आग भी लगा देता है। उस जीवन में जिसमें प्रेम न रहे। प्रेम रहना न रहना अपने वश की बात तो नहीं, वह प्रेम ही क्या जो पराये वश में हो। राकेश की बात पर अर्चना चौंक पड़ी और दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखने लगी। अर्चना, एक बात पूछूं? ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारी पहचान बहुत पुरानी है? मैं तो ऐसा अनुभव नहीं करती। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा। राकेश झेप गया। वह उसकी झील से भी गहरी और शांत आंखों में झांकने लगा। इससे पूर्व कि वह कुछ कहता, अर्चना अपनी अधूरी बात को पूरा करते हुए बोली, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इतने परिचय के बाद भी हम अजनबी हैं। अर्चना, तभी तो कहते हैं कि पुरुष महामूर्ख होता है। नारी के किसी हाव भाव पर वह समझ बैठता है कि उसने उसे पा लिया है और वास्तव में वह इस सत्य में बहुत दूर होता है। राकेश ने वायलिन पर एक वेदना में धुन छेड़ दी, जो धीमे सुर से धीरे धीरे ऊंची उठती चली गई। तारों पर कमान की चाल तीव्र होती, धीमी होती और फिर तीव्र हो जाती। फिर गहरी शंकार सी उठती। ये लय, ये गुंज, बहती नदी में, हरे भरे वृक्षों में, धरती में, पर्वत में, समस्त वातावरण में समा गई। अर्चना को अनुभव हुआ जैसे स्वयं उसी के अंतर की वेदना गूंज बनकर वातावरण में थरथरा उठी हो। उसका हृदय एक अबोध बालिका के समान मचल उठा। उसकी रग रग में बिजली सी कौंध गई। चंद ही क्षणों में राकेश ने पेज 5 उसके हृदय को झंकृत कर दिया था। राकेश ने सहसा वायलिन के तारों पर से कमान उठा ली। धून समाप्त हो गई। अर्चना स्वप्न में खोई सी जागी तो उसने देखा, फ्राई पैन में मछलियां जलकर काली हो चुकी थी और वातावरण न जली मछलियों का धुआं तथा दुर्गंध भर गई थी। सब जल गया राकेश। वह चिल्लाई, क्या मेरा प्यार या तुम्हारा हृदय? दोनों पेट की आग न बुझी तो हृदय और प्यार दोनों ही बुझ जाएंगे। अच्छा है, यूं ही सही अजनबी भूख में तो साथी कहलाएंगे। राकेश ने वायलिन को केस में बंद कर दिया, ऐसे जैसे माँ अपनी बच्ची को फॉक पहनाती है। अर्चना बैठी उसके गंभीर मुख का अध्ययन करने लगी। वो एक बच्चे के समान हो गया था। अर्चना बातचीत का विषय बदलती हुई बोली, मुझे मालूम न था कि तुम इतना अच्छा वायलिन बजाते हो। पर उस साज का क्या, जो किसी के मन के तार न छेड़े? ये तुमने कैसे सोचा? सुनने वाला जब संगीत से अधिक महत्व जली हुई मछलियों को दे और दुर्गंध में खो जाए। अर्चना उसकी बात सुनकर निरुत्तर सी हो गई, फिर एकाएक हंस पड़ी। इसमें हंसने की क्या बात है? ये सोचकर कि पुरुष कितने छोटे हृदय के होते हैं और नारियां। वह सामने पड़े पत्थर पर बैठ गया। बड़े हृदय की, बस थोड़ा भेजा कमजोर होता है बेवारियों का। जानते हो तुम्हारे संगीत का इस मन पर क्या प्रभाव हुआ? वह भोलेपन से उसकी ओर देखने लगा। अर्चना उसके पास आई और उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर आने सीने से लगाते हुए बोली, सुन लो, इस हृदय की धड़कनें क्या कह रही हैं? कोई उत्तर मिलता है इनमें? अर्चना कुछ देर उसके बालों से खेलती रही और फिर धीरे से बोली, तुम्हारे संगीत ने मेरे अंतर की गहराइयों में बसे प्रेम को अनावृत करके रख दिया। देखो। राकेश सीने धड़कन सुनने लगा। राकेश के समस्त शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। आज से पहले उसे किसी लड़की का सामीप्य प्राप्त न हुआ था। वह उसके तरुण शरीर की आंच से दूर होने का प्रयत्न करते हुए उसे लगा जैसे वह भी निरंतर मछलियों की भांति पैन में भुना जा रहा हो और अर्चना पास खड़ी उस महक को मस्तिष्क में बसा रही हो।
तभी उसने अर्चना की आंखों में तैरते हुए लाल डोरे देखे। उनमें मस्त शरबती पानी उतर आया था। उसके होठों से रस टपकने लगा था और मुख की लालिमा सूर्य की आभा में परिवर्तित होती जा रही थी। अचानक दूर पहाड़ियों में बड़े जोर की गर्जत हुई। दोनों कांपकर एक दूसरे से अलग हो गए। मुड़कर उन्होंने पर्वतों की ऊंची चोटियों को देखा, जिन्हें काली घटाएं अपने आंचल में छिपाने का प्रयत्न कर रही थी। थोड़ी ही देर में हवा के तेवर बदल गए और देखते ही देखते शांत वातावरण प्रचंड हलचल में परिवर्तित हो गया। वे शीघ्र से खेमों का सामान समेटने लगे। कभी कभी एक दूसरे को कनखियों से देखकर वे इस प्रकार मुस्कुराते जैसे उनका अजनबीपन बिल्कुल समाप्त हो गया हो। वे दोनों जब वापस स्नोलैंड होटल पहुंचे तो उनका उल्लास अपनी चरम सीमा पर। पेज 6 था। होटल के कंपाउंड में कार रोककर राकेश ने अर्चना का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा, किंतु अर्चना फुर्ती से कार का द्वार खोलकर बाहर निकल गई। उसने रिसेप्शन रूम की खिड़की से मालकिन को काउंटर के पीछे खड़े देख लिया, या वह अर्चना के स्थान पर ड्यूटी दे रही थी। अर्चना तेजी से पग उठाती रिसेप्शन रूम में पहुंची तो लाज से उसका चेहरा लाल पड़ गया। वह लज्जित थी कि उसने अपना वचन न निभाया था और वह देरी से पहुंची थी। कमलाजी के गंभीर मुख को देखकर वह भयभीत हो उठी। सहमी सहमी काउंटर के पास पहुंचकर उसने खेदपूर्वक कहा, मुझे देर हो गई आंटी, क्षमा करना। मालकिन की ओर से कोई उत्तर न पाकर वह अपनी घबराहट दूर करने के लिए काउंटर के पीछे जाकर शाम की आई डाक देखने लगी। कमलाजी अभी तक उसे कड़ी दृष्टि से देख रही थी। इतने में राकेश भी काउंटर के पास पहुंच गया और मुस्कुराते हुए कमलाजी से बोला, गुड इवनिंग मैडम। कमलाजी ने उसे तीखी दृष्टि से देखा और काउंटर के पीछे बने एक खाने से तार उठाकर काउंटर पर रख दिया। राकेश जल्दी से तार खोलकर पढ़ने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं B0A0 में फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया हूँ। कांग्रेचुलेशन, कमलाजी ने कहा, किंतु उनके तेवर में ढिलाई नहीं आई। राकेश ने अनुभव किया कि कमलाजी उसकी हरकत पर अप्रसन्न थी। वह फिर से तार पढ़ने लगा। इस शुभ समाचार पर भी वो उदास सा दिखाई दे रहा था। कमलाजी ने भी उसके चेहरे पर उदासी की झलक पड़ ली थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि राकेश अपने पास होने के समाचार पर उदास क्यों हो गया है। उन्होंने बात की थाह तक पहुंचने के अभिप्राय से कहा, तुम्हें तो अपने पास होने की खुशी में एक बड़ी पार्टी देनी चाहिए और तुम उदास हो गए हो। ओह, बात यह है कि घर वालों ने तुरंत वापस चले आने को लिखा है। वे लोग तुम्हारी प्रसन्नता में सम्मिलित होना चाहते हैं, शायद इसीलिए बुलाया होगा। इस स्वर्ग को छोड़कर जाने को अभी मन नहीं। राकेश की इस बात पर न जाने क्यों अर्चना का हृदय धक से रह गया। एक लिफाफा खोलते हुए उसके हाथ कांपने लगे। कमलाजी और राकेश दोनों की दृष्टि एक साथ अर्चना के कांपते हुए हाथ पर पड़ी अपने कंपन को दूर करने के लिए अर्चना ने लिफाफा काउंटर पर रख दिया और हाथ से उसे दबाने लगी, किंतु मन की व्याकुलता चेहरे पर झलक आई। एक न एक दिन तुम्हें जाना ही होगा, कमलाजी गंभीर होकर बोली। फिर मन को बांधते क्यों हो ऐसे स्थान से? कश्मीर की सुंदर घाटी ने मेरा मन मोह लिया है। यह मेरे पांव पकड़कर बैठ गई है। इस समय इसे छोड़कर जाना यूं ही है जैसे कोई सैनिक अपनी प्रेमिका को रोता छोड़कर युद्ध क्षेत्र में चला जाए। कमलाजी ने एक सम्मोहक मुस्कान के साथ छिपी दृष्टि से अर्चना को देखा और बोली, इस समय तो कोई युद्ध भी नहीं हो रहा, और फिर आप सैनिक भी नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि युद्ध नहीं हो रहा? और फिर काश मैं आपको हृदय चीर कर दिखा। पेज 7 सकता फिर तो देखती कि वहाँ उलझनों, चिंताओं और हिचकिचाहटों के बीच कितना भयानक युद्ध हो रहा है और मैं कितनी वीरता से जी तोड़कर इस संघर्ष में जुटा हुआ हूँ। किसके विरुद्ध? इस घाटी की गोद को छोड़कर जाने के विरुद्ध। इस गोद ने शायद आपको बड़ी दृढ़ता से बांध लिया है। कमलाजी ने एक सुंदर व्यंग्य कसा। आपको फिर धोखा हो रहा है। राकेश ने अर्चना पर उचकती दृष्टि डालकर कहा, ये भी हो सकता है कि मैं ही उससे लिपट गया हूँ और मैंने ही उसको बाहों में जकड़ लिया हो। ये कहकर राकेश अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमलाजी गैलरी के अंतिम मोड़ तक इस सजीले नवयुवक को देखती रही। कुछ देर के लिए तो वे उसकी कवित्वमय बातों में बह गईं, ये भूलकर कि इस युवक ने उनके होटल की एक कर्मचारिन की तरुण उमंगों को उत्तेजित करने का साहस किया था। कमलाजी सहसा गंभीर हो उठी और अर्चना के चेहरे को देखने लगी, जो चुपचाप सिर झुकाए अपने काम में व्यस्त थी। घबराहट के मारे इस शीत में भी उसके माथे पर नन्ही पसीने की बूंदें चमक रही थी। कमलाजी ने आखिर उसे संबोधित किया, आज दिन भर तुम कहाँ रही? पहलगाम, उद्धरण चिन्ह। अकेली? नहीं, राकेश के साथ। शायद तुम्हें याद नहीं रहा कि हम अपने होटल में आने वालों का स्वागत अवश्य ही मुस्कुराहटों के साथ करते हैं, किंतु उनके जीवन में मुस्कुराहट भरना हमारा काम नहीं। मैं जानती हूँ, अर्चना ने सिर झुकाए हुए ही उत्तर दिया। फिर ऐसा क्यों हुआ? यह मेरी भूल थी और इसके लिए मुझे खेद है। मैं लज्जित हूँ। प्रायः साधारण सी भूल जीवन भर के लिए अभिशाप बन जाती है। मैं ऐसा अवसर नहीं आने दूंगी। अर्चना फाइलों के पन्ने पलटने लगी। कमलाजी के मुख पर अभी तक धुआं सा बिखरा हुआ था, जैसे इस घटना ने उन्हें किसी आने वाले तूफान की सूचना दे दी हो।